साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और क्लास संख्या आज हमारी है 53वीं। भक्ति काल का ये 26वां भाग है। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति के अंतर्गत सूफी काव्यधारा को हम देख रहे हैं और सूफी रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं। सूफी काव्य में सूफी रचनाएं हम देख रहे हैं। आज जिस रचना को हम देखेंगे वो है पद्मावत, जिसे लिखा जायसी ने। पिछली क्लास में हमने जायसी का जीवन परिचय देखा, कुछ उनकी रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मेहरी बाईसी, इन रचनाओं के विषय में पढ़ा। कुछ पद्मावत के विषय में भी हमने देखा, भाषा के विषय में, भाषा के विषय में कथन क्या है, रचना काल क्या है, सभी चीजें हमने। आज हम पद्मावत के विषय में कुछ आगे और देखेंगे। देखिए, पद्मावत के नायक नायिका, कथानक को देख लेंगे और प्रतीक योजना क्या है उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो नायक नायिका कौन है पद्मावत के? तो नायक तो इसके हैं रतन सेन, चित्तौड़ के शासक चित्रसेन का पुत्र है रतन सिंह, रतन सेन। तो चित्रसेन का पुत्र इस काव्य में बताया गया। हालांकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में जो रतन सेन को दिखाया गया है वो किसका पुत्र है? समर सिंह का। चित्तौड़ का शासक है समर सिंह, रावल शाखा से संबंध रखता है और उसी का पुत्र है रतन सेन। लेकिन काव्य में इसे दिखाया गया है चित्रसेन का पुत्र। नायिका कौन है? नायिका है पद्मावती, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री है और माता का नाम है चंपावती। पद्मावती का जन्म जो है चंपावती के गर्भ से हुआ है। माँ चंपावती है, पिता गंधर्व सेन है, सिंहल द्वीप की रहने वाली है। आगे देखिए, कुछ अन्य चीजें हम देखें इस काव्य की तो अन्य प्रमुख पात्र इसके एक बार हम देख लेते हैं। हीरामन तोता है सबसे प्रमुख पात्रों में, एक नंबर जो है वो हीरामन तोता है। नायक रतन सेन, नायिका पद्मावती। इसके अतिरिक्त जो मुख्य पात्र हैं वो देख लेते हैं ताकि हमारा जो कथानक समझने में हमें आसानी रहेगी। हीरामन तोता सुआ है, पद्मावती का सखा है, मित्र है और कवि ने इस तोते का ज्ञान जो है वो सहदेव की तरह है। सहदेव जो 5 पांडवों में से एक थे और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, उसी तरह कवि ने इस तोते का ज्ञान सहदेव की तरह बताया है। वेदों और शास्त्रों जैसे गूढ़ विषयों पर इसे गहरा ज्ञान है, पद्मावती को भी ज्ञान है। और पद्मावती और हीरामन की जो है चर्चा चलती है इन शास्त्रों, वेदों शास्त्रों के जो गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ विषय है, इन पर इनकी चर्चा बहुत गहरी है, उच्च स्तर की है। स्वयं भगवान ब्रह्मा भी इनके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, तोते और पद्मावती के। अब तोते के विषय में थोड़ा और देखें तो सिंहल द्वीप का तोता रतन सेन के हाथ लग जाता है चित्तौड़ आकर। वो क्या है कि राजा को संदेह हो गया कि हीरामन जो है, पद्मावती भी जवान हो गई है, हीरामन पद्मावती को उल्टी सीधी कोई पट्टी ना पड़ा दे। और इसी बात पर हीरामन से राजा गंधर्व सेन नाराज रहने लगा और उसे मरवाने का भी आदेश उसने दे दिया और डर के मारे जो है महल में विलियम छोड़ दी। तो एक बार पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने गई, पीछे से तोता उड़ गया और उड़ते उड़ते एक बहेलिये के हाथ लग गया। बहेलिये से एक ब्राह्मण जो कि पारखी था, विद्वानों का परख थी, तो उसने बहेलिये से उस तोते को विद्वान मानकर जो है खरीद लिया। अब ब्राह्मण जो है वो चित्तौड़ आया। चित्तौड़ में जो राजा है रतन सेन, उसे वो तोता ब्राह्मण दे देता है और बदले में रतन सेन उसे बहुत सा धन भी देता है। ये है हीरामन तोता। पद्मावती का जो खास सखा था वो आ गया चित्तौड़ रतन सेन के पास। एक तो पात्र ये है। दूसरा हमारा पात्र जो है वो नागमती, रतन सेन की पत्नी है, चित्तौड़ में है। पद्मावती सिंहल द्वीप में है। ये है रतन सेन की पत्नी। अब नागमती को अपने सौंदर्य पर गर्व है। नागमती को लगता है कि संसार में उससे सुंदर कोई नहीं है
और श्रृंगार जब भी करती है तो दर्पण दर्पण से पूछती है। अब तोता आ गया, तोते से पूछती है। दर्पण से तो वो पूछती है, वो दीवार पर टंगे दर्पण यह बता कि सबसे सुंदर कौन है। अब ऐसा ही जब तोता आ गया तो तोते से पूछती है कि ज्ञानी पारखी हो आप, बताइए कि मुझसे सुंदर कोई है, सिंहल द्वीप में है। अब तोता उसके इस प्रश्न को टालता रहा, कूटनीतिक उत्तर देता रहा, क्योंकि वह जानता था कि एक स्त्री के सामने दूसरी स्त्री के रूप की प्रशंसा करने के जो है परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा समय वह इस प्रश्न को, नागमती के इस प्रश्न को कि सबसे सुंदर कौन है, मुझसे भी सुंदर कोई है, तो इस प्रश्न को वो टाल नहीं सका। और फिर उसने पद्मावती के रूप का वर्णन जो है शुरू कर दिया और कहने लगा कि सिंहल की जो स्त्रियां हैं उससे तुलना करने का प्रश्न ही कहाँ है। और नागमती का तो उपहास उड़ा देता है कि जिस सरोवर में कभी राजहंस नहीं विचरते हों, तो उस सरोवर के बगुले भी जो हैं वो अपने को राजहंस होने का दावा करने लगते हैं। और तोता यह भी कह देता है कि दिन की तुलना रात से कोई कर सकता है क्या व्यक्ति। तो इस तरह से सिंहल की स्त्रियों के शरीर तो सुगंध से भरे हुए हैं, पद्मावती का तो रंग ही शुद्ध स्वर्ण का है, विशिष्ट सुगंध लिए हुए है। ये बहुत सारी प्रशंसा नागमती के आगे वो कर देता है, लास्ट में सांत्वना भी दे देता है अंत में कि आखिर ऐसी तुलना का अर्थ ही क्या है। अपने पुरुष द्वारा जो चाही जाने वाली स्त्री है वो हर स्त्री सुंदर है। लेकिन अब सांत्वना देने का क्या लाभ हुआ। देखिए, नागमती तो है वो, जो बात कही जानी थी वो कही जा चुकी है, अब सांत्वना से लाभ नहीं होने वाला है। अब नागमती तोते के इस सत्य को सहन नहीं कर पाती है, ईर्ष्या और असुरक्षा से वो पागल हो जाती है और अपनी एक दूती है, विश्वस्त दूती है, उसे कहती है कि इस तोते को ले जाकर कहीं मार दे, क्योंकि उसे पता है असुरक्षा इसलिए है क्योंकि वह पुरुषों का स्वभाव जानती है और विशेष रूप से राजाओं का, कि यह तोता रतन सेन को पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करेगा और रतन सेन उसे लाने के लिए सिंहल जाएगा। वो योगियों की कहानी पहले भी सुन चुकी है कि पद्मनी स्त्रियों की खोज में जो है पुरुष सिंहल जाते रहे हैं, ये घटनाएं उसने सुनी भी हैं। तो उसे विश्वास नहीं है पुरुषों का और विशेष रूप से राजाओं का तो ये आदत ही है। तो निष्कर्ष ये हुआ कि वो तोते को मारने के लिए दे देती है, विश्वस्त दूती है उसे। अब वो दूती तोते को मारती नहीं है, क्योंकि दासी उसे ले गई और सोचने लगी कि राजा का प्रिय पक्षी है, अगर राजा को यह न मिला तो रानी तो बच जाएगी, मैं मारी जाऊंगी। दूसरी बात यह है कि यह पक्षी है, इसकी क्या गलती है जो इसे मारा जाए। ऊपर से विद्वान है, पंडित है, सन्यासी है, जब राजा इसे खोजेंगे तो जांच मुझ तक आएगी और मैं पकड़ी जाऊंगी, रानी का कुछ बिगड़ना नहीं है। तो वो तोते को मारती नहीं है। अब रतन सेन आते ही तोते के विषय में पूछता है। तो कुल मिलाकर जो है नागमती कहती है कि वो तो भाग गया, उड़ गया, इस तरह से फिर ढूंढने से तोता दासी के पास मिल जाता है, दासी लाकर दे देती है। तो अगला पात्र जो इसका है वो है राघव चेतन। राघव चेतन रतन सेन के दरबार का एक पंडित है, यह भी महत्वपूर्ण पात्र है। देखिए, कृतघ्न पंडित है, काव्य का एकमात्र पात्र है जिसमें कोई सद्गुण नहीं है। ज्ञानी बहुत है, ज्योतिषी है, यक्षिणी उसे सिद्ध है, शैक्षणिक रूप से बहुत सा ज्ञान है, लेकिन वह नैतिक रूप से विश्वस्त बिल्कुल भी नहीं है। और एक कहावत उस पर स्टिक बैठती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वैसा ही है ये राघव चेतन। ज्ञानी है जैसा कि बताया, ज्योतिषी भी है, यक्षिणी सिद्ध है, सामूहिक सम्मोहन और भ्रांतियां पैदा कर सकता है यक्षिणी की सहायता से। तो प्रसंग कुछ यूं चलता है राघव चेतन का, अगर मैं बताऊं तो एक दिन राजा जो है अपने दरबार के पंडितों से, उसी दरबार के पंडितों में एक राघव चेतन भी है,
पंडितों से पूछता है कि आज कौन सी तिथि है। चंद्र कैलेंडर के हिसाब से हम तिथि देखते हैं, प्रथमा, द्वितीया, दूज, तृतीया, तीज, इस तरह से। तो राघव चेतन जो है जल्दी से अति आत्मविश्वास में या लापरवाही में जो उसे बोला जाता है कि आज तो दूज है, लेकिन उस दिन असल में अमावस्या होती है। और राघव चेतन जल्दबाजी में लापरवाही में कहता है आज है दूज। इसी दूज का ये प्रश्न जो है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। अन्य पंडित जो है वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि महाराज, वे कहते हैं महाराज आज तो अमावस्या है और दूज तो 2 रात्रियों के बाद होगी, कल प्रथमा होगी, परसों जाके दूज होगी। अब सभी राघव चेतन को गलत ठहराते हैं। राघव चेतन कहता है नहीं, आज तो है दूज। अब शर्त लग जाती है कि जो हारेगा उसे देश निकाला दिया जाएगा। जब संध्या हुई तो राघव चेतन यक्षिणी की सहायता से सामूहिक सम्मोहन की क्रिया करता है, जिससे सभी को चंद्रमा जो है दूज के आकार का दिखाई देने लगता है। अमावस्या को तो अंधेरा रहता है, तो चंद्रमा जो है दूज के आकार का दिखाई देने लगता है। अब रात को तो राघव चेतन इस सामूहिक सम्मोहन क्रिया से बच जाता है। लेकिन अगली रात, जब उस दिन तो अमावस्या थी, अगली रात जो है पहली तिथि थी, प्रथमा थी, तो चंद्रमा दूज से छोटा था। तब दूसरे पंडितों ने जो है राजा का ध्यान आकर्षित किया कि देखिए, कल दूज थी तो आज तीज होनी चाहिए थी, तो चंद्रमा तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया छोटा। ये द्वितीय तिथि तिथि से जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है आज का चंद्रमा। तो राजा के समझ में आ गया कि उसे मूर्ख बनाने का प्रयास जो है राघव चेतन के द्वारा किया गया है। वह राघव चेतन को चाहता तो था मृत्यु दंड देना, लेकिन ब्राह्मण था, ब्राह्मण होने के कारण उसे देश निकाला देकर छोड़ दिया। अब पद्मावती जो है वो राघव चेतन के नकारात्मक चरित्र के बारे में जानती है, उसकी शक्तियों का उसे पता चलता है, तो उसके मन में भय पैदा हो जाता है कि राजा ने बिना सोचे समझे इसे शत्रुता मोल ली है, देश निकाला दे दिया है, तो यह शांत नहीं बैठेगा, नुकसान पहुंचाने का जो है वो प्रयास करेगा। जो अमावस्या के दिन दूज कर सकता है, अमावस्या की रात्रि को दूज कर सकता है, वो किसी दिन भारी विपत्ति का कारण भी तो बन सकता है। उसके पास जो है नकारात्मक शक्तियां हैं। तो पद्मावती अपने पति का कुशल क्षेम चाहती है, राघव चेतन को ऐसे नाराज होकर जाने नहीं देना चाहती है, वह उसके क्रोध को शांत करना चाहती है। तो वह उसे अपने महल में बुलाती है कि कुछ उपहार वगैरह देकर उसे खुश करके भेजा जाए। तो महल में बुलाती है, राघव चेतन आता है, उसके महल के छज्जे के नीचे आके वो खड़ा हो जाता है। पद्मिनी ऊपर छज्जे से अपना जो बहुमूल्य कंगन है वो उपहार स्वरूप उसे देती है। अब कंगन वो बहुमूल्य अमूल्य कंगन, बहुमूल्य कंगन है। ऐसा कंगन जो एक पद्मावती के पास है, एक राघव चेतन के पास, तो उपहार तो बहुत ही बढ़िया उपहार हो गया राघव चेतन के लिए। तो वो बहुमूल्य कंगन जो है वो पद्मावती उसे उपहार स्वरूप देती है। राघव चेतन छज्जे से जो है थोड़ी सी झलक पद्मिनी की देख लेता है। तो इस तरह से वह अब जो है कंगन उसे प्राप्त हो गया है। दूसरा कंगन भी वह प्राप्त करना चाहता है और रतन सेन से प्रतिशोध भी वह लेना चाहता है, क्योंकि दूसरा कंगन अगर उसे प्राप्त हो गया तो उसे आजीवन बहुत रहेगा, 2 कंगन। तो रतन सेन से प्रतिशोध भी उसे लेना है और वो कंगन भी उसे लेना है। तो ये दोनों काम कर सकता है अलाउद्दीन, इसलिए वो प्रतिशोध लेने के लिए पहुंच जाता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के पास और अलाउद्दीन के सामने विस्तार से पद्मिनी के रूप सौंदर्य की चर्चा करता है। ये तो हुए 3 पात्र। देखिए, विस्तार तो ज्यादा हो गया, लेकिन इन्हें समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक था। ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। अब हम देखेंगे कथानक क्या है। कथानक यूं है कि हीरामन तोता तो रतन सेन के पास आ ही गया है। अब वो हीरामन तोता, जो राजा जो है वो कहता है नागमती ने इसे क्यों निकाला, इसका कारण क्या है। तोते सच सच बता कि ऐसा क्या किया कि रानी नागमती को तुझे यहां से जो है महल से बाहर निकालना पड़ गया, क्योंकि वापस आ जाता है, दासी उसे वापस ला देती है।
तो हीरामन तोता जो है सत्य बोलना शुरू करता है और पद्मावती के रूप के सौंदर्य का वर्णन वो आरंभ कर देता है। तो पद्मावत का कथानक हीरामन तोते द्वारा पद्मावती के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर राजा योगी के वेश में करने प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ से सिंहल यात्रा पर निकल जाता है। साथ में योगियों का एक दल है। 16,000 शुक्ल जी ने लिखे हैं कि कुंवर और अन्य राजकुमार जो हैं उसके साथ है योगी वेश में। कितने लिखे हैं शुक्ल जी ने? 16,000 का दल है उसके साथ जो योगी वेश में है। सैनिक, राजकुमार, अन्य राजकुमार, कुंवर वगैरह जो है। अब जो तोता है हीरामन, यही उसका पथ प्रदर्शक है। तोता ही राजा को सिंहल का मार्ग बताता है। तोता यहाँ गुरु के रूप में है। गुरु सुआ जी हैं पंथ दिखावा। तो यहाँ जो है तोता जो है हीरामन वह राजा को मार्ग दिखाता है। सिंहल का मार्ग आसान नहीं है, हर कोई वहां जा नहीं सकता है। अगर गुरु का सानिध्य नहीं है तो वो सिंहल कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता है। उड़ीसा का शासक उड़ीसा चला जाता है राजा। तो उड़ीसा का शासक गजपति समुद्र के रास्ते राजा जाना है तो उड़ीसा समुद्र है, वहीं से वो सिंहल की यात्रा समुद्री मार्ग से आरंभ करेगा। उड़ीसा का शासक उस समय है गजपति रतन सेन को समुद्री यात्रा के लिए जहाजों का बेड़ा देता है। आगे की यात्राओं के लिए शुभकामनाएं दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ जहाजों का बेड़ा अब गजपति के सर्वश्रेष्ठ जहाजों का बेड़ा अब क्या है? रतन सेन के पास है। आगे चलिए। कष्टपूर्ण यात्रा, ये देखिए सूफी काव्यों में है ही। साहसपूर्ण यात्रा है, कष्टपूर्ण यात्रा है। कष्टपूर्ण यात्रा और अनेक प्रकार के सागरों को पार कर राजा मानसरोवर सागर में स्थित सिंहल द्वीप पहुंचना राजा का ये बेड़ा जो है जो उड़ीसा से चला है 7 समुद्र पार करता है। बहुत ही कष्टपूर्ण है। दूध का सागर है, दही का सागर है, मदिरा का सागर है। वहां बीच में सबसे भयंकर और क्रूर जो है किलकिला का सागर भी जो है रतन सेन बेड़े के साथ पार करता है। और किलकिला सागर के विषय में कहा जाता है कि वो केवल वे ही लोग पार कर सकते हैं जो अपनी साधना में सच्चे हैं, साहसी हैं, प्रेम में एकदम समर्पित हैं और जिन्हें एक सच्चे मार्गदर्शक गुरु का सानिध्य प्राप्त है। और यहाँ प्राप्त है रतन सेन को मार्गदर्शक गुरु का सानिध्य, हीरामन तोते का सानिध्य, वो उसका गुरु है। और अंत में मानसर पहुंच जाते हैं। मानसर एक बहुत ही शांत निर्मल समुद्र है और इसी के अंदर स्थित है सिंहल द्वीप। कुछ लोग श्रीलंका को सिंहल द्वीप मानते हैं, कुछ विद्वान, लेकिन जायसी ने स्वयं जो है श्रीलंका को सिंहल नहीं माना है। सिंहल श्रीलंका तो वो कहता है कि सिंहल के आसपास ही नहीं ठहर सकता। तो लेकिन ज्यादातर विद्वान जो है सिंहल द्वीप श्रीलंका को मानते हैं। यहाँ कथा जो है ये काल्पनिक है। तो एक बात, उड़ीसा के आगे की जो कथा है वो बिल्कुल काल्पनिक है, आप इसका ध्यान रखिए। सिंहल की कथा इस काव्य में बिल्कुल काल्पनिक मानी जाती है। सिंहल से राजा जब पद्मावती के साथ शादी करके वापस चित्तौड़ आता है तो वहां से वो कथा जो है ऐतिहासिक रूप में लिखी गई है। तो मानसर वो पहुंच जाता है। सिंहल द्वीप इसी मानसर में स्थित है। मानसर या मानसरोवर में इसमें इसकी भी बहुत महिमा है मानसर की। मानसर पहुंचकर जो है सभी कमल की तरह खिल जाते हैं, सूरज की तरह दमकने लगते हैं। ये अलग ही लोक है। अब वहां पहुंचकर राजा जो है एक शिव मंदिर में चला जाता है। वहां एक शिव मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करना शुरू कर देता है। तो श्री पंचमी के दिन पद्मावती का शिव पूजन के लिए उस मंदिर में आना व राजा का उसके रूप को देखकर मूर्छित हो जाना। रूप ही ऐसा है कि राजा उसे देखते ही मूर्छित हो जाता है। पद्मावती को प्राप्त करने के लिए फिर राजा क्या करता है? पद्मावती को प्राप्त करने के लिए शिव से सिद्धि प्राप्त कर, यहां पर कर लिखिए, सिद्धि प्राप्त कर रतन सेन का सिंहलगढ़ में घुसने का प्रयास करना और पकड़े जाता है। तो राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से जो है रतन सेन को सूली देने के लिए ले जाया जाता है। तभी जो उसके साथ 16,000 जोगी हैं वो जो है गढ़ को घेर लेते हैं। 16,000 जोगियों द्वारा गढ़ को घेर लेना व महादेव, हनुमान आदि सारे देवताओं का
जोगियों की सहायता के लिए आ जाना, सभी आ जाते हैं देवी देवता सहायता के लिए। गंधर्व सेन की सेना हार जाती है और अंत में क्या होता है कि जोगियों के बीच जो है गंधर्व सेन को शिव की पहचान हो जाती है। गंधर्व शिव को पहचान कर गंधर्व सेन, जोगियों के बीच में शिव महादेव भी हैं, तो उसे पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों में गिर पड़ता है, बोलता है कि पद्मावती आपकी है, चाहे जिसको दे दीजिए। तो शिव जो है वहां पर पद्मावती और रतन सेन की शादी हो जाती है। गंधर्व सेन का हार जाना व पद्मावती का रतन सेन से विवाह हो जाता है। इस तरीके से अब आगे क्या है कि एक पक्षी से नागमती का वियोग संदेश पाकर राजा का पद्मावती को अपने साथ लेकर चित्तौड़ लौट आता है। एक पक्षी के हाथ से नागमती जो है अपने विरह वियोग का संदेश जो है वो भेजती है। फिरी फिरी रोई कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। ये वही विहंगम पक्षी है जो व्याधि को सुनता है नागमती की और उसका संदेश ले जाने के लिए तैयार हो जाता है सिंहल। तो सिंहल वो पक्षी आया, उसने रतन सेन को कहा कि वो नागमती जो है इंतजार कर रही है, उसे याद आती है। तो फिर वो जो है अपने राज्य की याद आती है, लौट आता है, चित्तौड़ लौट आता है। राघव चेतन, अभी जिसकी हमने बात की थी, वो राघव चेतन जो एक पंडित है, वो प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चले जाता है और अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है। राघव चेतन के विषय में हमने जान लिया है। अब अलाउद्दीन जो है पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। वह छल से रतन सेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले आता है। तो इस तरीके से वो गोरा बादल, दो सैनिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रतन सेन के। गोरा बादल का सैनिकों के साथ पालकियों में सवार होकर दिल्ली जाना, दिल्ली चले जाते हैं कि पद्मावती आ रही है सुल्तान से मिलने के लिए दिल्ली। तो पालकियों में जो है सैनिक बैठ जाते हैं, पद्मावती वाली पालकी में लोहार बैठ जाते हैं जंजीरें काटने वाले। तो इस तरीके से रतन सेन को वहां से आजाद कराकर चित्तौड़ लाया जाता है। गोरा बादल शहीद हो जाते हैं। रतन सेन की कुंभल नेर के राजा देवपाल पर चढ़ाई, रतन सेन को चित्तौड़ आकर पता लगता है कि जो कुंभल नेर का शासक है उसने एक दूती भेजी है पद्मावती को फुसलाने के लिए। तो वो कुंभलनेर के राजा देवपाल पर चढ़ाई कर देता है और इस युद्ध में दोनों का इस युद्ध में मारा जाना, देवपाल भी वीर मारा जाता है और रतन सेन भी इस युद्ध में मारा जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य क्या है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया जिसमें रतन सेन मारा गया, वह जौहर हुआ। इतिहास में हम ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन ये हम यहाँ पर पद्मावत काव्य की बात कर रहे हैं जो जायसी ने लिखा है। और रतन सेन के शव के साथ दोनों रानियां जो है वो सती हो जाती है। अगर ऐतिहासिक तथ्य इतिहास को हम देखें तो खिलजी ने 8 माह के विकट संघर्ष के बाद 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ जीता और रतन सेन जो है अपने राजपूत सरदारों के साथ केसरिया करता है। गोरा बादल समेत वीरगति को प्राप्त होता है। पद्मिनी 1600 स्त्रियों के साथ जोहर करती है और यह चित्तौड़ का प्रथम साका माना जाता है। अमीर खुसरो इस आक्रमण के समय, जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया खिलजी ने, तो उस समय जो है साथ था। उसने इस आक्रमण का आंखों देखा, युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है खजाइनुल फतह में, यानी जिसे हम बोलते हैं तारीखे इलाई। उसमें उसने पद्मावती का जिक्र बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन ये हम काव्य की बात कर रहे हैं, तो दोनों रानियां जो है वो सती हो जाती है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर पुनः चढ़ाई की, किले में प्रवेश किया, लेकिन उसके हाथ लगती है सिर्फ राख, क्योंकि रानियों ने जोहर कर लिया है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ इसका कथानक। अब हम देखते हैं कि पद्मावत के कथानक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है, जायसी ने नहीं किया है, आलोचकों ने किया है, विचारकों ने किया है। दो भागों में इसके कथानक को जो है विभाजित किया है। एक तो इसका भाग है पूर्वार्ध भाग, जो इस काव्य का पूर्वार्ध भाग है। राजा का सिंहल जाना
और सिंहल में पद्मावती से विवाह आदि वो जो भाग है, जो पद्मावत का पहला भाग है, आधे से पहला, वो है पूर्वार्ध भाग। और ये पूर्वार्ध भाग जिसे हम कहते हैं कल्पना प्रसूत है। कल्पना है सिंहल कहाँ है, कैसे वो जाता है, कैसे सात समुद्र पार करता है, पद्मावती और वहां का जो वर्णन है वो सभी कल्पना है। ऐतिहासिक रूप से उसके कोई प्रमाण जो है वो नहीं मिलते हैं। रतन सेन पद्मावती के विवाह से पूर्व की कथा है, या हम कह सकते हैं सिंहल की कथा जो है वो कल्पना प्रसूत मानी जाती है। ठीक है। तो उसके बाद जो उत्तरार्ध भाग है इस काव्य का, बाद आधे से बाद का भाग, जब वो विवाह करके सिंहल से चित्तौड़ आ जाते हैं, ये ऐतिहासिक है। इतिहास में इसकी हमें जानकारी मिल जाती है। इसमें रतन सेन पद्मावती के विवाहोत्तर जीवन की कथा है, विवाह के पश्चात का जो जीवन है उसकी कथा इस भाग में है, उत्तरार्ध भाग में। ये ऐतिहासिक है। और पहले का जो भाग है, जो रतन सेन पद्मावती को लाने के लिए जाता है, सिंहल की जो यात्रा है, सिंहल में रहता है, वहां विवाह होता है, वो सारा भाग जो है वो पूरी तरीके से कल्पना प्रसूत है। और ये जो है ऐतिहासिक है। जब वो चित्तौड़ आ जाता है, राघव चेतन की घटना है, अलाउद्दीन का आक्रमण है, ये सभी चीजें इसमें जो है वो ऐतिहासिक है। चित्तौड़ दिल्ली की कथा ऐतिहासिक है, सिंहल कथा आप ऐसा समझिए कि कल्पना के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। अब खिलजी ये कल्पना क्योंकि खिलजी वंश के प्रामाणिक इतिहासों में अमीर खुसरो ने, जैसा कि मैंने बताया, खजाइनुल फुतूह तारीख अल्लाई लिखी, और खुसरो चित्तौड़ युद्ध के समय अलाउद्दीन के साथ था, लेकिन उसने अपने इतिहास में कहीं भी पद्मावती का उल्लेख नहीं किया है। जियाउद्दीन बर्नी है, तारीख फिरोजशाही लिखता है, उसने भी पद्मावती का उल्लेख कहीं नहीं किया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है इतिहासकार, वो भी पद्मिनी की कथा को कल्पना प्रसूत मानते हैं। ओझा जी पहले ही पृथ्वीराज राजसो को बाटों और चारणों की कल्पना मान चुके हैं, तो इसे भी वो कल्पना प्रसूत मानते हैं। किसे? पद्मिनी की कथा को भी। और कुल मिलाकर ये बात है कि जायसी ने इस कथा को लोक से ग्रहण किया था। यह काव्य का अपना कमाल है, इतनी प्रसिद्धि हो गई कि काल्पनिक सत्य ऐतिहासिक सत्य आज हो चुका है। अब प्रतीक योजना थोड़ी देख लेते हैं। पद्मावत की प्रतीक योजना। प्रतीक योजना क्या है? रूपक काव्य है, रूपकत्व है इसमें। तो प्रतीक योजना में कवि क्या कहता है, जायसी क्या कहता है अपने काव्य में, वही देखते हैं हम। तन चित्तुर मन राजा कीना, यानी कि तन जो है, शरीर जो है वो तो है चित्तौड़, मन राजा, मन यानी कि जो है वो रतन सेन है। तन है चित्तौड़, मन है रतन सेन। हिये सिंगल, हिये यानी कि हृदय, हृदय हिये, सिंगल यानी कि सिंहल द्वीप। बुद्धि पद्मिनी चीना, बुद्धि है, पद्मिनी जो है वो बुद्धि माना है, बुद्धि का प्रतीक है पद्मिनी। ऐसी बुद्धि रागात्मिका बुद्धि जो परमात्मा से मिलाने की ओर अग्रसर हो, वो बुद्धि। लेकिन शुक्ल जी ने पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है, आंशिक परिवर्तन किया है कि यह परमात्मा का प्रतीक है। बुद्धि पद्मिनी चीना, तन चित्तुर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, गुरु जो है हीरामन तोता, सुआ जो है तोता, हीरामन वो है गुरु, और वही पंथ दिखाता है, कहां का? सिंहल का। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, बिना गुरु के जो है जगत निर्गुण है। नागमती है दुनिया धंधा, नागमती जो है वो क्या है? दुनिया धंधा, सांसारिक बुद्धि, नागमती है सांसारिक बुद्धि। नागमती है दुनिया धंधा, बांधा सोई न एही चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, राघव दूत जो है राघव चेतन, सोई शैतानु यानी कि शैतान का प्रतीक है। और माया अल्लाउद्दीन सुल्तानु,
माया का प्रतीक कौन है? अलाउद्दीन है। तो ये है प्रतीक योजना, रूपकत्व पद्मावत का। यहां हम पूरे विस्तार से इसे देख लेते हैं। पात्र और प्रतीकार्थ। देखिए, चित्तौड़ शरीर, तन चित्तूर मन राजा कीना। रतन सेन मन, मन राजा कीना। पद्मावती बुद्धि है। हीरामन तोता गुरु है। नागमती बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो सांसारिक बुद्धि है, जो संसार की तरफ हमें लेकर जाती है। और पद्मावती रागात्मिका बुद्धि है, जो परमात्मा की तरफ हमें लेकर जाती है। शुक्ल जी ने तो हालांकि परमात्मा का प्रतीक ही माना है और रतन सेन को आत्मा का प्रतीक माना है, थोड़ा परिवर्तन किया है। अब राघव चेतन शैतान है, अलाउद्दीन माया है। एक चीज यहां पर रह गई है, हिय सिंगल, हिय यानी कि हृदय, सिंहल द्वीप, वो क्या है? हृदय का प्रतीक है। तो चित्तौड़ शरीर, रतन सेन मन, पद्मावती बुद्धि, हीरामन तोता गुरु है, नागमती बुद्धि है, ये भी सांसारिक है। राघव चेतन शैतान है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। सिंहल द्वीप जो है वो हृदय का प्रतीक है। कामायनी के पात्रों से अगर हम करेंगे यहां पर समानता, कामायनी के पात्रों से क्या है? यहाँ चित्तौड़ शरीर है, तो कामायनी के पात्रों में जो शरीर है वो है सारस्वत प्रदेश। सारस्वत प्रदेश जो है वो शरीर माना जाता है कामायनी के पात्र में। मन का प्रतीक रतन सेन है, आत्मा का प्रतीक माना है, तो वहां पर मनु जो है कामायनी में वो मन का प्रतीक है। पद्मावती यहाँ बुद्धि, रागात्मिका बुद्धि का प्रतीक है, वहां पर श्रद्धा, श्रद्धा जो है वो परमात्मा या रागात्मिका बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन तोता यहाँ पर गुरु है, उसमें ऐसा कोई प्रतीक नहीं है। नागमती यहाँ पर सांसारिक बुद्धि है, तो कामायनी में ईड़ा जो है वो सांसारिक बुद्धि है, ईड़ा। और श्रद्धा जो है वो रागात्मिक परमात्मा के पास ले जाने वाली बुद्धि है या परमात्मा का प्रतीक है। सिंहल द्वीप यहाँ पर हृदय है और उसमें कैलाश मानसरोवर, इसमें कामायनी में। माया अलाउद्दीन खिलजी है, वहां पर संसार जो है वो माया के रूप में है। तो यहाँ राघव चेतन शैतान है, तो कामायनी में क्या है? आकुली की रात, ये शैतान के प्रतीक हैं। यहाँ पर तो कामायनी के प्रतीक ये हैं और ये पात्र जो है उनके ये प्रतीक हैं और पद्मावत के ये हैं, इनके ये प्रतीक हैं। तो ये है पद्मावत की प्रतीक योजना। आगे थोड़ा सा और देखेंगे। शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रतीक योजना में आंशिक परिवर्तन किया है और आंशिक परिवर्तन करते हुए रतन सेन को तो उन्होंने मान लिया आत्मा व पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। ये भी चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए। अब आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम नागमती विरह वर्णन, जो इस काव्य का विशेष भाग है, और उसके बाद कुछ अन्य तथ्य देखते हुए जो पद्मावत के विषय में विद्वानों के कथन हैं वो देखेंगे। तो सभी को नमस्कार। अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।